हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित यहाँ पर मैराथन क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं। डेली क्लास जो आपकी होती है वो रात 9 बजे होती है, तो आप लोग यहाँ पर मैराथन क्लास का आनंद ले सकते हैं रात 9 बजे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से डेली यहाँ पर कह सकते हैं जो मैराथन क्लास होती है उसके वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, फिर यूपी जीके का, फिर इसके बाद जीके जीएस का। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं आपका क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो काल क्या होता है भाई? काल क्या होता है? जो क्रिया के घटित होने का समय हो। ठीक है, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देख लीजिए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें शब्द बोलते हैं हम लोग जो आपके होते हैं तत्सम शब्द, अर्थात संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो आपके कह सकते हैं संस्कृत के अशुद्ध शब्द। यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है, देखो इसमें भी रा उड़ा है आपका ये वाला, इसमें आपका ये वाला आपका श्रु बना है और ये, अर्थात यहाँ पर जो आपका माथा है, माथा ये आपका यहाँ पर तद्भव है। इसका तत्सम जो बनता है वो आपका मस्तक बनता है। याद रखिए साथियों, क्या बनता है? मस्तक बनता है इसका तत्सम। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले जो शब्द कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम पूछा गया है, विलोम। ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका अनुज हो जाएगा। कि धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, धन का मतलब आपका होता है अर्थ। क्या होता है भाई? तो धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। इसके और भी आपके शब्द होते हैं, जैसे संपत्ति हो गया, योग हो गया, ये आपके होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, शब्दांश के लिए एक शब्द बताइए। जो अपने जीवन के लिए आपकी कथा लिखी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसे हम लोग बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं भाई? आत्मकथा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही आपके अर्थ बताना है। तो देखो, अन्न और अन्य मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए, अन्य मतलब क्या होता है? अनाज होता है। ठीक है, अनाज होता है, और अन्य मतलब आपका दूसरा होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है। निर्गुण में उपसर्ग बताना है। तो निर्गुण में आपका जो बनेगा वो आपका निर बनेगा। याद रखिए साथियों, क्या बनेगा? निर बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, निर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द बताइए। खिलौना शब्द में मूल, यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग नहीं पूछा है, पूछा है मूल शब्द। तो खिलौना को आप तोड़ दीजिए। खिलौने को अगर आप तोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्यय जो निकलेगा आपका औना निकलेगा, और जो आपका कह सकते हैं खेल शब्द, खेल, खेल धन औना, तब खिलौना बनता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में मेल किसका होता है? तो भाई स्वर है तो स्वर में मेल किसका होगा? स्वरों का ही होगा ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, स्वरों का मेल होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह सकते हैं उन्होंने कहाँ जाना, नहीं उन्हें कहाँ जाना है, ये कह सकते थे। अर्थात कह सकते हैं जो आपकी अशुद्धि है वो आपकी किस में है? तो आपके सर्वनाम में अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम में अशुद्धि है। यहाँ पर कह सकते हैं उसे कहाँ जाना है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? उसे लिखना चाहिए था, क्योंकि आप दिया है उसे कहाँ जाना है। अब सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है। सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सामसिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी समास विग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्म दिया है ना, और कर्म दिया है तो कर्म में क्या होता है? कर्म प्रधान हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? डी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य। अगला दिया गया है कह रहा आपसे कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर आपके वो शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे विराम चिन्ह बताना है। देखिए आपका जो चिन्ह लिखा है यहाँ पर, ये वाला चिन्ह, ये किसका चिन्ह आपका है? किसका है? तो ये जो चिन्ह है याद रखिए साथियों, ये जो चिन्ह है ये आपका है किसका? तो आपके ये है आपके ऑप्शन बी, ये आपके प्रश्नवाचक का है। ठीक है, सिंपल सी है, हमेशा से आप लगाते आ रहे हैं। अगला दिया है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो भाई इस मुहावरे जो होते हैं वो अपना सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, उसका एक अर्थ निकालते हैं, वो आपके कह सकते हैं एक विशेष अर्थ निकालते हैं। ठीक है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज, और एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक ही काम से दो का लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 शब्द दिया है, 4 मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर 2 की बात किया है। अगला दिया गया है यहाँ पर कह रहा आपसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका होता है हास होता है। क्या होता है भाई? हास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, हास हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में रसों की संख्या आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, आपके जो आपकी 9 है उनमें से आपके देख सकते हैं रस और स्थायी भाव। तो यहाँ पर देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका रति होता है। हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का क्रोध होता है, वीर रस का आपका कह सकते हैं उत्साह होता है। भाई यहाँ पर क्रोध नहीं होगा। ठीक है, वीर रस का आपका कह सकते हैं ये आपका नीचे वाला जो दिया है ये आपका उत्साह हो जाएगा। भयानक रस का भय होता है, विभत्स का आपका जुगुप्सा, अद्भुत रस का आपका आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद। क्लियर हो गए? चलिए अगले प्रश्न आपसे दिया है कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां हमने आपको पढ़ाया था कि कुंडलियों में आपके 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं, जो कि आपके दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं। दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं आपकी क्या? कुंडलियां। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण की रचना दोहे से होती है और अंतिम जो चरण होते हैं वो आपकी रोला में होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार जो आवृत्ति होती है वो आपकी किस अलंकार में होती है? तो याद रखिए वर्ण दिया है, वर्ण, और जब वर्ण दिया है तो आपकी वो अनुप्रास अलंकार में होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में होता है वर्णों की आवृत्ति। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी क्या होती है? तो ये होती है आपकी वर्ण। क्या होती है भाई? वर्ण है आपकी ध्वनि। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और देखा जाए तो टोटल आपके वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है और आपके जो कह सकते हैं स्वर होते हैं वो आपके 11 होते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या बनता है? तपस्विनी बनता है। क्या बनता है भाई? तपस्विनी बनता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताना है। आचार्य का पुल्लिंग, और आचार्य का पुल्लिंग क्या बनता है साथियों? आचार्य का पुल्लिंग। तो आचार्य का पुल्लिंग आपका बन जाएगा, यहाँ पर आचार्य दिया है ना, आचार्य। तो आचार्य दिया है तो जवाब आपका आचार्य शब्द का पुल्लिंग आपका आचार्य बन जाएगा। बी वाला आपका हो जाएगा आचार्य। ठीक है, वहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताना है। पुस्तक रखी है, और भाई पुस्तक रखी है यहाँ पर आपको वचन बताना है। तो पुस्तक तो एक ही है ना, जब पुस्तक एक ही है तो आपका जवाब क्या बनेगा? एक वचन आपका हो जाएगा। ठीक है, और वचन याद रखिए हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। अगला दिया गया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग होता है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, और शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किसने पढ़ाया? तो शिक्षक ने, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो कर्ता कारक, ठीक है, शिक्षक ने,
शिक्षक ने शब्द है ना, तो ने क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, यहाँ पर देखो कारक जो आपके होते हैं ये आप देख सकते हैं कि आपके 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जो आपका शब्द है आपके अलग से है, क्योंकि से यहाँ भी होता है, से यहाँ भी होता है, लेकिन अपादान में अलगाव की स्थिति होती है। अधिकरण मेमा पर होता है, संबंध में काकी के रारी रे, और संबोधन आपका हे अरे भुआद होता है। ठीक है, अगला दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका कौन सा, आपका ए नंबर 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से, तो आपके यहाँ पर जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके जो अन्य पुरुष होते हैं वो आपके कह सकते हैं आपके 3 हो गए ना। अगला दिया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, चलिए बताइए। विशेषण, तो विशेषण के मुख्यतः आपके भेद होते हैं 4। ठीक है, 4 होते हैं। वो आपके कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर देखो पथरीला, नमकीन और आपका बर्फीला, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नमक है, नमक ये आपका विशेषण नहीं है, याद रखिए नमक आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है बताना है। 144 जवाब दीजिए भाई। चलिए 144 का जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है निहार। ठीक है, निहार ये महादेवी जो वर्मा है ये छायावाद कवित्री हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो आपके 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कई सारी इनकी रतियाँ आपकी है, जैसे निहार, रश्मि संध्या गीत। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। साकेत जो आपका है, साकेत किसका होता है भाई, तो साकेत मैथिली शरणगुप्त की है। कामायनी किसकी है, तो आपके जयशंकर प्रसाद की है। और प्रिय प्रवास किसका है, तो आपके कह सकते हैं कि आपकी जो हरियौध हैं उनकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है बताना है। उर्वशी, चलिए उर्वशी किसकी है, तो ये जो आपकी है भाई किसकी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। और इससे क्वेश्चन आपका बनता क्या है कि इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। इनकी और भी रचनाएं आपकी होती हैं, कुरुक्षेत्र, परशुराम, है ना, ये आपकी ढेरों इनकी आपकी होती हैं। और अगले प्रश्न को पूछा गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके है चंदौली में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चंदौली। ये आपके कह सकते हैं वाराणसी से लगभग आपके 70 किलोमीटर आपका दूर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी ये आपकी 1957 में इसकी आप स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिंपल सी बात है, कहां पर स्थित होगा, तो आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा आपसे खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर आपका चंद्रप्रभा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रप्रभा। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं 2019 2020 तक आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कह सकते हैं वनों की अधिक प्रभावी संरक्षण विकास के लिए ये कह सकते हैं आपका किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है, जिसे हम लोग लायन सफारी भी बोलते हैं ना, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है, आपके इटावा में है। ठीक है, इटावा में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाघों के संरक्षण से पूछा गया है, बाघों के संरक्षण से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बाघों के संरक्षण से 3 टाइगर रिजर्व आपके स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा टाइगर रिजर्व था लखीमपुर खीरी में।
जो कि 1987 में बना था। दूसरा आपका अमनगढ़ टाइगर है जो कि बिजनौर में है, ठीक है, 2012 में। और तीसरा आपका पीलीभीत में है, ठीक है, जो कि 2014 में था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला अमनगढ़। देखो अभी बताया ना कि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपके बिजनौर में पड़ता है, याद रखिए बिजनौर में है। और इसकी जो आपकी घोषणा हुई थी ये आपकी 2012 में हुई थी, ठीक है, 2012 में। और पहला आपका कौन है, तो पहला जो आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर वाला, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया है कौन, बी वाला है, तो वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि 2014 में की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर, तो देख लीजिए ये 2019 में क्वेश्चन आप पूछा गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2016 में जो आपकी शिशु मृत्यु दर थी वो आपकी कितनी, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपकी कितनी थी, तो आपकी 43, ठीक है, कितनी भी 43। भारत का देखा जाए सबसे अधिक आबादी वाला जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो शिशु और कह सकते हैं 5 साल से जो कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है वो कह सकते हैं कम करने के मामले में जो आपका ये है, इसमें से कह सकते हैं कि आपका एमपी आपका वर्तमान में देखा जाए तो एमपी आपका फर्स्ट में है, ठीक है। और फिर इसके बाद कह सकते हैं कि आपका यूपी जो है कह सकते हैं पहले यूपी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो आपका है वो आपका एमपी है जो कि शिशु मृत्यु दर में वहां पर मृत्यु ज्यादा हो रही है बच्चों की, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर जनपद 2020 में देख लीजिए प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका हमेशा से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहला स्थान आपका गौतम बुद्ध नगर का आता है ना। गौतम बुद्ध नगर में जो आपका कह सकते हैं 80.12% आप लोग आपके शिक्षित हैं। फिर इसके बाद कानपुर नगर का आता है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कानपुर नगर में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो 79.65% आपके हैं, ठीक है। औरैया में 78%, इटावा में 78 उसमें भी है, लेकिन औरैया में 78.95 है और लेकिन इटावा में 78.41% है, ठीक है। गाजियाबाद में 78.07% है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भाई जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है और जनसंख्या के हिसाब से ये आपका कौन है, तो आपका ये है इलाहाबाद जो कि आपका प्रयागराज है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। देखो जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान आपका इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर इसके साथ कह सकते हैं कि लखनऊ का आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम में आपका महोबा, ठीक है, न्यूनतम में कौन होता है, महोबा होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि जो आपका रहा है प्रतिशत कितना रहा है। तो देख लीजिए वृद्धि दर जो आपकी रही है वो आपकी प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये रही है आपके ऑप्शन राइट। देख लीजिए ऐसे ऐसे आपको पॉइंट दे दिया है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आपका रहा है 20.23% रहा है, याद रखिए 20.23% रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यही डाटा जो 2001 में हुआ करता था वो डाटा जो रहा था वो 17.7 था, लेकिन वर्तमान में देख सकते हैं अर्थात इसमें कितना हुआ, इतने परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो भाई जनसंख्या पूछा है तो यहाँ पर छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि जनसंख्या के हिसाब से जो आपका है वो आपका कौन, तो आपका प्रथम स्थान पड़ता है, ठीक है, प्रथम स्थान आपका है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात कितना है, तो भाई लिंगानुपात कितना है यहाँ पर, लिंगानुपात, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, ये है 912, ठीक है। कितना है भाई, तो 912 है, जो कि कह सकते हैं 2001 में कितना था, 2001 में कितना था, तो 2001 में 898 हुआ करता था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 912 हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगा अनुपात जो आपका है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक आपके कहाँ पर है, तो देखिए सबसे अधिक आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो आजमगढ़ का कितना है, आजमगढ़ का है 1019 है,
देवरिया का कितना है तो 1017 है, ठीक है 1017 है। गोरखपुर का 950 है, वहीं पर का जौनपुर का है 1024, ठीक है 1024। तो अब आपको समझ में आ गया है कि 1024 जो आपका है वो आपका सही होगा कौन सा, तो जौनपुर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो देख सकते हैं कि आपकी कितनी है, तो ये देख लो 199 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन देखा जाए तो अब जनसंख्या आपकी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। अभी आपको डाटा 2021 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग में आपसे पूछा गया है, तो देखो 199 जो था ना, तो उसी को लगभग आप क्या बोलेंगे, आपका 200 मिलियन लगभग बोल देंगे, 200 मिलियन आप बोल देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भाई सर्वाधिक जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर, तो ये कहां पर है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके इलाहाबाद में, ठीक है। कहां पर आपके इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि सबसे अधिक जो आपका कह सकते हैं जनघनत्व तो कहां पर है, तो सबसे अधिक जो आपका जनघनत्व यूपी में है वो आपके गाजियाबाद का था, ठीक है गाजियाबाद का, तो इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व कहां का, तो सबसे कम जनघनत्व कहां का है आपके, तो ललितपुर का है। क्लियर हुआ। अच्छा अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी आबादी है वो आपकी कितनी आबादी, तो याद रखिए ये आबादी है 77.73, ये आपकी है कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपकी है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात यहाँ पर घनत्व पूछा गया है कि जो इसका जनघनत्व है वो आपका कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा 829। याद रखिए कितना आपका जनघनत्व है, तो आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका घनत्व है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके यूपी के बाद जो आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो चौथा स्थान आता है वो आपके यूपी का आता है। याद रखिएगा कि जो स्थान है भारत में जनघनत्व के मामले में, तो पहला स्थान आपका बिहार आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल, इसके बाद फिर आपका कौन, तो आपका यूपी का स्थान आपका चौथा है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है। तो सिंपल सा जवाब है कि आपके पहले स्थान पर है, ठीक है पहले स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीचे दिए गए राज्यों में से महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है। सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम देखो यहां पर कह सकते हैं कहां पर है, तो देखो यूपी में कितना है, तो यूपी में 57.2% है, ठीक है। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में 51.5% है। राजस्थान की बात करें तो 52.1% है और उत्तराखंड की 70% है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या कि आप सबसे आपकी कम, तो आपके कहाँ पर हो जाएगा, तो आपके बिहार में हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी है वो आपकी 77.29 ये आपकी है, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। लगभग में आपको सही करना है, लगभग में अगर आप सही करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका हो जाएगा वो हम लोग इसको ही सही मान लेंगे, ठीक है। इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार वैसे है कितना, ये इतना है, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो भाई यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपका 829 है, ठीक है। कितना है, 829 है, जो कि ऑप्शन के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 828 है, कितना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ ना, ये डाटा आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है, मतलब वही आपका शिशु लिंगानुपात जो आपका है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा कितना, तो आपका ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाल लिंगानुपात आपका 902 है। ठीक है, 902 कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। देख सकते हैं कि जो आपके 2019 में पूछा भी गया है, तो 1946 की अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, तो ये आपके कौन थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे आपके, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जो आपकी अंतरिम सरकार था ना, ये आपकी 2 सितंबर 1946 को आपके कह सकते हैं संविधान सभा द्वारा आपका किया गया था, नवनिर्वाचित। ठीक है, और यहाँ पर जुड़े हुए 2-3 पॉइंट आपके इनसे हैं। कौन से पॉइंट, ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ये आपके कौन है, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले और सूचना और प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह, और आपके श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम, और रेलवे और परिवहन मंत्री आपके कौन थे, ये आपके आसफ अली थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो ये प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे आपके कौन, आपकी सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल थे, याद रखिए ये आपके गृह मंत्री थे। और इनमें जो आपके 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे आपके जगजीवन राम तो प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि 4th नंबर के बने थे। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 4थे गृह मंत्री थे जो कि गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, तो याद रखिएगा लगभग देखा जाए तो 1,17,369 शब्दों से लगभग बना हुआ है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन के अनुसार से जाएंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये आपका जो लिखा गया था यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है, ए नंबर, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष की अवधि से कम, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन का समय लगा था। और इसमें से कितने रुपए लगे थे, तो आपके यहाँ पर 63,96,729 रुपये यहाँ पर कह सकते हैं लगे थे इसके आपके बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए एक पॉइंट बनता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो आपकी 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान जो आपका है ये आपका कैसा है, तो भारतीय संविधान देखो संघीय दिया है, एकात्मक दिया है, संसदीय दिया है, और डी वाला दिया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा। रूप विधान में संघीय है और भावना में आपका जो आपका है वो आपका एकात्मक है। ठीक है, मतलब एकात्मक संविधान क्या होता है, तो वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं। और संघात्मक विधान क्या होता है, तो वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं। दोनों देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से अपना अपना अलग कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तावित किया था ये किसने किया था, तो ये आपके थे कौन, तो आपके M.N. राय। काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपके कौन है, आपके M.N. राय हैं, जिन्होंने पहली बार आपके 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। और संविधान सभा का विचार जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं M.N. राय के ही द्वारा आपका किया गया था, क्योंकि 1935 जो आप जानते हैं एक्ट मतलब अधिनियम बना था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो के कौन थे। देखिए संविधान सभा की जो अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक के उप समिति के जो आपके अध्यक्ष थे आपके कौन थे, तो उप समिति के जो आपके थे ये आपके कौन थे भाई,
तो ये थे आपके H.C. मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपके H.C. मुखर्जी थे जो कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे, और ये कह सकते हैं आपके मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत का संविधान जो कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब कह सकते हैं संविधान सभा जो बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, ये शब्द आपके होते हैं। तो ये कह सकते हैं आपकी कब, तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं दिख जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख गया होगा, ऑप्शन सी, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यह कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। और कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को आपके 15 अनुच्छेद, ठीक है, 15 अनुच्छेद जो थे उनको कह सकते हैं लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भाई बताना है कि संविधान सभा में जो कुल महिलाएं आपकी थी वो आपकी कितनी थी। तो ये थी आपकी कितनी, तो आपकी 15 आपकी थी। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 15 महिलाएं इसमें से आपकी थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा है, पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कह सकते हैं या इन्हें हम लोग कह सकते हैं उद्घाटन वाले, जो आपके उद्घाटन हुआ था, है ना। तो संविधान सभा का उद्घाटन जो आपको हुआ था, है ना, वो आपके 9 दिसंबर 1946 को जो आपकी पहली बैठक हुई थी। तो इसमें से अस्थायी तौर पर आपको किसको बनाया गया था, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसलिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके कौन हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, या इन्हें कह सकते हैं कि उद्घाटन इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, और जो दूसरी आपकी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष आपका बना लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। देख लीजिए ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा गया था। अगर इंग्लिश से आप पढ़ा है तो ठीक है, अगर इंग्लिश में आपने नहीं पढ़ा है इस शब्द को, हिंदी में पढ़ा है तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपकी होती है वो आपकी होती है प्रारूप समिति। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, प्रारूप समिति होती है, और प्रारूप समिति की जो आपके चेयरमैन थे वो आपके कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और कह सकते हैं कि इसको जो प्रारूप को गठन किया गया था तो वो 29 अगस्त 1947 को कब किया गया था भाई, तो ये जो आपकी समिति थी तो संविधान सभा ने कह सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प कह सकते हैं पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसमें कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भी, साथ में अदर भी थे। कौन कौन थे, तो आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी भी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव भी थे। ठीक है, जो कि BL मित्र के स्थान पर थी, DP खेतान थे, और कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। फिर जो आपके बाद में बने थे वो आपके TT कृष्णाचार्य थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये घुमा के बनता है कि क्या KM मुंशी ये प्रारूप समिति में थे, तो जी हाँ ये थे। ठीक है, क्योंकि आपके KM मुंशी को पूछ लेता है और TT कृष्णाचार्य को पूछ लेता है, और आपके ये जो आपके अयंगर हैं दोनों, ठीक है, इनको दोनों को पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है। ये जो कथन है ये कथन किसका है, ये कथन है आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो भाई उत्तराखंड जो आपका बना था ये किस डेट को बना था, ये डेट कौन सी आपकी है, तो आपका 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और 27वें राज्य के रूप में इसे गठित किया गया था आपके 13 राज्यों को काट के। ठीक है, अगले 13 जो आपके जिले थे उनको काट कर, ठीक है, जिले होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था
ये आपका 56 में किया गया था। पुनर्गठन है ना, इसलिए 56 आपका हो जाएगा। वैसे गठन आपके 53 से हो गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुनर्गठन हुआ है वो आपके 56 के अंतर्गत, और 56 के अंतर्गत आपके 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था आपके 1972 में, ठीक है। 1972 में पूर्ण राज्य इसे बन गया था, ठीक है। और ये एक कह सकते जानते हैं कि उत्तर पूर्वी आपका राज्य है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो दिया है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्रात्मक, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्माण में योगदान देता है। कौन सा कारक नहीं है, तो कौन सा कारक, तो आपके औद्योगिक क्रांति। तो 18 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु कह सकते हैं कई देशों से आपके लिए गए हैं, है ना। देखो, ब्रिटेन से भी लिया गया है, समाजवादी जो आपके रूस से भी लिया गया है, और अमेरिका से भी लिया गया है। लेकिन औद्योगिक क्रांति से यहाँ पर कह सकते हैं आपके संविधान में कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से कारक आपके हैं। तो भाई ब्रिटेन से देख सकते हैं जो संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया आपकी ब्रिटेन से। अमेरिका से देख सकते हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्याय जो आपका संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल नहीं होगा भाई, वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका कह सकते हैं कि आपके जर्मनी से लिया गया है ना। तो ये यहाँ पर आपका नहीं होगा। और अगला दिया है रूस। तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और समाजवादी व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन जो आपकी है 368, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो मतलब आपकी औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना आपके नहीं है संविधान में। अगला दिया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को भी समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान जो अपने नागरिकों को समानता का जो वचन देता है वो आपको देता है, कह सकते हैं कि आपके अवसर की समानता। कैसी देता है, तो अवसर की समानता और साथ में आपकी हैसियत की। मतलब 19 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, बी वाला, कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हैसियत मतलब होता क्या है, हैसियत मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, समाज में समानता शब्द आपको मिलता है ना। समाज में प्रतिष्ठा होती है, सम्मान मिलता है, तो समानता और प्रतिष्ठा ये आपकी कह सकती है, इसकी बात आपकी है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि वर्ग फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर उचित मिलान करना है। कह रहा है आपसे प्रभुत्व संपन्न हम लोग किसे कहेंगे, यहाँ पर 20 वाले में देख लीजिए। प्रभुत्व संपन्न हम लोग किसे कहेंगे, तो प्रभुत्व संपन्न हम लोग बोलते हैं किनको, तो ये बोलते हैं आपके जो लोगों को, यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाले में होगा कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार आपके है। दूसरा आपका दिया प्रजातांत्रिक। जो प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक जो होता है वो आपका क्या कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, तो ये होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा जो आपका होता है, तो भाईचारा क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर आपका बनेगा BCDA, BCDA, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा के रूप में जो माना गया है वो आपको किसको माना गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर, आपकी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और आपने देखा होगा कि जो आपका आर्टिकल 32 है, तो उसको भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। जब सिंपल से पूछे तो डायरेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रस्तावना। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है
कि भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। आपको बताना है कि ये जो आपका आर्टिकल होता है किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय करना है ना, दास्ता वाला चीज़, और जबरदस्ती मजदूरी कराना है, बंधुआ मजदूरी वगैरह, तो ये जो आपका आता है किस आर्टिकल में आपका प्रतिबंध लगाया गया है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तब वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे।